So, good morning class. Today we will start with topic 8.5 parts of the cell. तो जैसे हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं, हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, उसी तरह हमारी बॉडी बनी हुई है मिलियंस ऑफ सेल से। और सेल किस चीज़ से बना हुआ है कि सेल के भी क्या क्या पार्ट्स हैं। जैसे हम बात करते हैं गाड़ी की, तो गाड़ी में क्या होता है, व्हील होते हैं, इंजन होता है, राइट, और बॉडी होती है। अब इंजन की बात करें तो इंजन में भी पिस्टन होता है, हेड होता है, सब कुछ होता है, राइट। तो ये सब पुर्जे मिल के एक पूरी बॉडी बनती है गाड़ी की। उसी तरह हमारी बॉडी है जो अलग अलग पुर्जे जुड़ के बने हैं। अलग अलग पुर्जे यानी कि ऑर्गन्स बनते हैं टिश्यू से, टिश्यू बनता है सेल से। अब सेल भी किस चीज़ से बना हुआ है कि सेल के भी क्या क्या पार्ट्स है वो हम देखते हैं, ठीक है। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल तीन चीज़ से बनी हुई है। एक जैसे हमारी स्कूल है ना, तो स्कूल कहाँ तक है हमें कैसे पता चलेगा? स्कूल की बाउंड्री है ना, बाउंड्री के अंदर स्कूल और बाउंड्री के बाहर का पार्ट रोड। तो बाउंड्री से पता चलता है ना कि ये स्कूल के अंदर का हिस्सा है, ये स्कूल के बाहर का हिस्सा है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेल को दूसरे सेल से अलग करता है, डिवाइड करके बताता है कि ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है ना। तो सेल मेम्ब्रेन यानी कि एक बाउंड्री सेल की, कहाँ तक वो सेल फैला हुआ है वो हमें पता चलेगा। अगर बाउंड्री गिरा दे तो क्या पता चलेगा स्कूल कहाँ तक है हमारी, क्योंकि बाउंड्री तो है ही नहीं। इसीलिए तो लोग बाउंड्री बनाते हैं ना, पता चले कि हमारा एरिया कितने तक है। देन साइटोप्लाज्म, अभी हमारी स्कूल की बिल्डिंग है और गेट है। गेट और बिल्डिंग के बीच में आंगन है हमारा, जहाँ पर रिसेस में आप बैठ के नाश्ता कर सकते हो। तो ये आंगन जो है वो साइटोप्लाज्म है हमारा। क्या है? साइटोप्लाज्म। और सेल के बीच में होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। उसी तरह हमारी स्कूल की बिल्डिंग बीचों बीच है ना, जिसमें क्लासेस होते हैं और बाकी का खुला ग्राउंड है जो साइटोप्लाज्म है वो खेलने का है, और बाउंड्री है जो स्कूल के गेट की वो है सेल मेम्ब्रेन। तो हमारी स्कूल का एग्जाम्पल ही हम ले सकते हैं एक सेल के जैसे ही, ठीक है। The membrane separates the cells from one another and also the cell from the surrounding medium. तो आजू बाजू में दूसरे सेल से एक सेल को अलग रखने की जो बाउंड्री है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। The plasma membrane is porous and allows the movement of substances or materials both inward and outward. अभी बीच में जो हमारी जो सेल वॉल है ना, अभी स्कूल में अंदर आना है तो आप कहाँ से आते हो? अगर गेट ही ना हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, आने के लिए गेट तो होना चाहिए ना। तो स्कूल में कैसे गेट में से अंदर आते हो और बाहर कहाँ से जाते हो? गेट से ही। तो गेट जो है वो परमीबल है, तुम्हारा अंदर आने देता है और तुम्हें बाहर भी जाने देता है। उसी तरह जो सेल है हमारा सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो भी बाहर के कुछ मटेरियल्स को सेल के अंदर जाने देगा। वो पोरस होता है, छेद वाला होता है, राइट। तो वो अंदर आने देता है कुछ मटेरियल्स को और फिर उसका यूज़ होता है, और मटेरियल्स ख़राब बेकार हो जाता है, काम का नहीं होता है, तो वो उसको बाहर भेज देता है फिर। तो मेम्ब्रेन जो है वो मटेरियल्स को अंदर भी अलाउ करता है और अंदर के बाहर भी जाने देता है, वो गेट का काम करता है। In order to observe the basic components of a cell, take an onion bulb, remove the dry pink covering. You can easily separate this from the fleshy white layers of the bulb with the help of forceps or even with your hand. You can also break the onion bulb and separate out thin layers. Place a small piece of thin layer pill in the drop of water of a glass slide. The thin layer can be cut into smaller pieces of
smaller pieces with the help of a blade or the forceps, and add a drop of methylene blue solution to the layer and place a cover slip on it. While placing the cover slip, ensure that there are no air bubbles under the cover slip and observe the slide under microscope. Draw a label what you see and compare it with the figure 8.5. अभी सेल जो होता है हमें देखना है ऑनियन सेल जो होता है ना, ऑनियन को देखने के लिए ऑनियन का ऊपर का जो कवर होता है पहले वो हटा दो, फिर उसका जो अंदर का वाइट बल्ब पूरा जो गोल ऑनियन होती है ना, उसके सारे लेयर्स खोलते जाओगे ना, तो किसी भी एक लेयर को हल्के हाथ से या फोर्सेप की मदद से निकालोगे ना, तो एकदम पतली सी स्किन ऑनियन की निकलेगी। ठीक है, उसको एक ग्लास का टुकड़ा होता है जिसको हम ग्लास स्लाइड बोलते हैं, उस स्लाइड के ऊपर रखो, फिर एक पानी का ड्रॉप डालो और उसके ऊपर उसको रख दो ताकि वो हाइड्रेटेड रहे, नहीं तो वो सिकुड़ जाएगा, तुम्हें जो देखना है वो देख नहीं पाओगे। फिर उसके ऊपर एक मिथिलिन ब्लू का ड्रॉप डालो, ठीक है, और उसके ऊपर एक छोटा सा गोल कवर स्लिप आता है, वो कवर स्लिप डाल दो उसके ऊपर, और कवर स्लिप ऐसे डालो कि उसके अंदर कोई हवा का बबल ना रह जाए। जैसे आप लोग मोबाइल के स्क्रीन आप लगवाने जाते हो ना, तो वो स्क्रीन लगाता है तो अंदर कोई एयर बबल रह जाता है, तो वो उसको बार बार घिसता है, उठा के वापस रखता है, और एयर बबल नहीं रहना चाहिए वरना तुम्हें मोबाइल देखने में तकलीफ़ होगी, है ना। उसी तरह जब हम ये स्लाइड बना रहे हैं तो उसमें भी आपको एयर बबल दिखेगा जो आपको मिसगाइड कर सकता है। तो मैं अभी आपको यहाँ पर कंप्यूटर पे दिखाता हूँ, राइट, कि कैसे करते हैं वो ऑनियन का बल्ब का, इसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा फिर, राइट। तो ऑनियन की जो स्किन है पतली से पतली, उसके अंदर कितने सारे सेल्स जुड़े हुए हैं वो हम खुली आँख से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा, और माइक्रोस्कोप में जब हम देखेंगे तो हमें हूबहू ऐसा ही दिखेगा जैसा 8.5 फिगर में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। The boundary of the onion cell is the cell membrane covered by another thick covering called the cell wall. तो जो सेल वॉल है उसका वो एक थिक कवरिंग। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो बीच में जो गोल बल्क जैसा दिखता है आपको वो होता है उसका न्यूक्लियस। एंड द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। तो बीच में जो न्यूक्लियस है और सेल मेम्ब्रेन जो दिख रही है उसके बीच में आपको एक जेली जैसा सब्सटेंस दिख रहा है, वो होता है साइटोप्लाज्म। तो 8.5 जो फिगर नीचे यहाँ पर दिखाया गया है उसमें देखो, जो हम लोग कभी कभी ईंटों की दीवार बनाते हैं, सेम टू सेम उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही। देखो, एक सेल के बाजू में दूसरा, उसके बाजू में दूसरा, उसके बाजू में दूसरा, फिर उसके ऊपर जैसे दीवार बनाई जाती है ना, वैसे ही सेल्स एक दूसरे के बाजू में लगे गए। तो वाइट राउंड कलर का जो दिख रहा है आपको वो न्यूक्लियस, और बाउंड्री और न्यूक्लियस के बीच में जो खाली जगह दिखती है उसको बताया गया है साइटोप्लाज्म। You have learnt earlier that the cell membrane gives shape to the cells. In addition to the cell membrane, there is an outer thick layer in the cells of plants called the cell wall. This additional layer surrounding the cell membrane is required by plants for protection. Plant cells need protection against variations in temperature, high wind speed, atmospheric moisture, etc. They are exposed to the variations because they cannot move. Cells can be observed in the leaf peel of Tradescantia, Elodena or Rio. You can prepare a slide as in the case of onion. पहली ask Bujo if he can also observe the animal cell. अभी plant cell और animal cell में फ़र्क ये होता है कि सेल्स जो प्लांट्स के होते हैं उसके ऊपर एक और होती है, सेल वॉल होती है प्लांट्स के ऊपर। तो प्लांट सेल में क्यों सेल वॉल होती है? क्योंकि एनिमल्स, हम लोग तो जो होता है अपना रक्षण करने के लिए कहीं ना कहीं चले जाते हैं, बचाव करने के लिए, राइट। प्लांट कहीं नहीं जाता, वहीं पर खड़ा रहता है, चाहे धूप आए, तेज़ बारिश आए या तेज़ तूफान आए, पवन आए,
तो उसको वहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है। ऐसा होता है ना, हम लोग बारिश होती है तो कहीं बिल्डिंग के नीचे या झाड़ के नीचे चले जाते हैं बचने के लिए। जानवर भी चले जाते हैं क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। अगर कहीं धूप आ रही है तो वो छाँव में बैठ सकते हैं, बारिश आ रही है तो भी कहीं सपोर्ट में चले जाएंगे, तेज़ पवन आ रही है तो हम बिल्डिंग के पीछे या बिल्डिंग के अंदर चले जाएंगे। लेकिन प्लांट्स कहाँ जाएंगे, वो तो मूवमेंट नहीं कर सकते। तो उनकी भगवान ने उनकी सेल के ऊपर एक और सेल वॉल लगा दी है, राइट, जो उनको इन सारी मुसीबतों से बचाते हैं। अब जब हम एनिमल सेल की बात करेंगे, राइट, तो एनिमल सेल में भी तुम्हें साइटोप्लाज्म दिखेगा, न्यूक्लियस भी दिखेगा और सेल मेम्ब्रेन भी दिखेगा। देखो ब्लू कलर का 8.6 डायग्राम जो है वो है ह्यूमन चिक सेल। हमारा जो चिक होता है, गाल होता है अंदर का, उसमें क्या करना होता है, स्लाइड जो होती है, राइट, उसको ऐसे अंदर डाल के यूँ बाहर निकालते हैं तो अंदर की पतली सी स्किन जो होती है ना वो उसमें आ जाती है, राइट। और फिर उसको जैसे ऑनियन का हमने स्लाइड बनाया था वैसे ही उसका स्लाइड बना के देखेंगे तो हमें इस तरह का दिखेगा। तो साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। तो पहला हमने देखा कि सेल का जो होता है एक सेल मेम्ब्रेन होता है और प्लांट सेल होता है, उसके अंदर तो सेल वॉल भी होती है क्योंकि उसको सारे तूफानों से, धूप से न बारिश से बचना होता है। बाकी जो होते हैं ना उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। ओके, अभी न्यूक्लियस और सेल वॉल के बीच में साइटोप्लाज्म होता है। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। अभी हमारे आंगन में देखो कुछ गाड़ियाँ पड़ी रहेगी, कुछ सामान पड़ा रहेगा, कुछ पेड़ पौधे उगा रखे हैं, तो आंगन में ये सब अलग अलग कंपोनेंट्स हैं ना। उसी तरह सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, सेल का जो आंगन है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। कौन कौन से होते हैं? सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, दिस आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स। ठीक है, तो सी मैं बोर्ड के ऊपर यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ये कोई एक सेल है तो ये हो गया इसका सेल वॉल, ठीक है। फिर बीच में आएगा न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जेली लाइक, चिकना चिकना जेली जैसा जो होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जो लिक्विड जैसा होता है, जेली जैसा होता है, वो है साइटोप्लाज्म। अभी ये लिक्विड जैसा जो है उसके अंदर तुम्हें दिखेगी गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी। दूसरा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और तीसरा होता है राइबोसोम्स। अभी सोचो आप कि जो आँख से हम देख ही नहीं सकते सेल को, इतना छोटा सेल होता है कि जिसको देखने के लिए भी हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं आपको समझाने के लिए एक एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ, ठीक है। आपको मैं एक काम बोलूँ कि एक चींटी के दाएं पैर में, चींटी के पैर कितने होते हैं? 4, 6 के 8, मान लो 6 पैर हैं। और मैं आपको बोलूँ चींटी के 6 पैर में नेल पॉलिश लगा दो, सिर्फ लास्ट वाले नाखून पे, सभी उंगलियों पे नहीं, राइट। जैसे ये हमारी उंगलियां हैं तो सिर्फ ये लास्ट वाली उंगली के ऊपर आपको नेल पेंट लगाना है। तो आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो? सर इसके हाथ और उंगली पता नहीं। चींटी को पहले पकड़ूं कैसे मैं?
चलो पकड़ तो लूँ मैं उसको, लेकिन उसके पैर को कैसे पकड़ूँ फिर? और उसके पैर की लास्ट वाली उंगली के ऊपर नेल पेंट कैसे लगाऊँ मैं? तो चींटी तो आपको दिखती है ना, पेंट हो जाएगी। चींटी आपको दिखती है ना, आप उसको पकड़ भी सकते हो ना, तो फिर भी आप ये नहीं कर सकते, सर उसका पैर पकड़ने जाए तो ही डूब जाएगा। है ना? तो ये सेल हमको दिखता ही नहीं है, इतना छोटा है। सेल कितना छोटा है? आँख से तो दिखता ही नहीं है। चींटी तो फिर भी दिखती है, ये रही चींटी ऐसे, तो सेल आपको दिखेगा ही नहीं यहाँ पर सेल पड़ा होगा तो, राइट? तो सेल के अंदर सेल वॉल, फिर न्यूक्लियस, फिर साइटोप्लाज्म, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड गोल्गी बॉडी। तो ये भगवान ने उसके अंदर डाले कैसे होंगे जो हमें दिखते तो है नहीं? माइक्रोस्कोप में देखोगे तो दिखेगा अभी, और वो भी गेट वाला है सेल मेम्ब्रेन, तो सब्सटेंस को अंदर आने देता है, काम खत्म हो जाता है तो फिर कचरे में फॉर्म में बाहर निकाल देता है सेल से। तो सेल कितना छोटा है और कितना अच्छे से फंक्शन करता है, सोचो। तो आ गई ना भगवान की याद कि कितना बड़ा जादूगर है भगवान, कि जो चीज़ दिखती नहीं है उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें पैक करके रखी है। दिखती होती तो ठीक है, राइट? अब न्यूक्लियस का क्या काम है? इट इज़ एन important component of the living cell. It is generally spherical and located in the center of the cell. It can be stained and seen easily with the help of a microscope. Nucleus is separated from the cytoplasm by a membrane called the nuclear membrane. अभी देखो, जैसे एक सेल दूसरे सेल से अलग पड़ता है ना सेल मेम्ब्रेन की मदद से, उसी तरह सेल के अंदर हमारी जो स्कूल की बिल्डिंग है, जैसे अभी समझाया, तो तुम्हें पता चलता है कि ये स्कूल की बिल्डिंग है, ये आंगन है और ये गेट है, दीवार है। तो स्कूल की बिल्डिंग की भी एक दीवार है ना, है ना? फिर आप बोलोगे कि देखो इस दीवार के इस तरफ पैर रखोगे तो आप स्कूल के आंगन में आ गए, और इस दीवार के इस तरफ आ जाओगे तो आप स्कूल बिल्डिंग के अंदर आ जाओगे। तो ये दीवार जो है वो क्या है? रेफरेंस है ना, कि आप स्कूल बिल्डिंग के अंदर हो कि बिल्डिंग के बाहर हो। उसी तरह न्यूक्लियस की भी एक वॉल होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। This membrane is also porous and allows the movement of the material between the cytoplasm and inside of the nucleus. अभी ये मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस की, वो भी पोरस है, साइटोप्लाज्म के अंदर से कुछ चीज़ों को न्यूक्लियस के अंदर आने मिलता है और न्यूक्लियस में से कुछ चीज़ों को बाहर जाने मिलता है। With a microscope of higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus and it is called the nucleolus. तो और माइक्रोस्कोप छोटे से छोटी चीज़ देख सके, ऐसा माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे ना, तो न्यूक्लियस के अंदर भी क्या दिखेगा हमें? न्यूक्लियोलस. In addition to nucleus contains thread-like structures called chromosomes. एक तो सेल ही नहीं दिखता हमें, तो उसका न्यूक्लियस कैसे दिखे? अभी चींटी का अगर हार्ट ऑपरेशन करना है चींटी का, तो चींटी के हार्ट का ऑपरेशन कैसे करेंगे? चींटी को कट लगाने जाएगी। हाँ, चींटी को कट लगाने जाएगी, बेचारी। चींटी को कट लगाने जाओगे मर जाएगी, तो हार्ट उसका खोल के उसका ऑपरेशन कैसे करेंगे हम? हाँ, होता है खून, तो सब में होता है। अभी एक मच्छर को मारो, देखो लाल कलर हो जाएगा। हाँ, चलो चींटी को छोड़ दो, मच्छर की बात करते हैं। मच्छर के अंदर खून तो है ना, तो खून है तो उसके अंदर हार्ट भी होगा। तो मच्छर के हार्ट का ऑपरेशन करना है तो कर पाओगे?
आई बात समझ में? तो एक तो सेल ही हमें नहीं दिखता, तो उसके अंदर न्यूक्लियस कितना छोटा होगा, है ना? और न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम भर के रखा है, यानी कि यहाँ पर इसके अंदर हमको क्या मिलता है? न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम्स इसके अंदर होते हैं। बोलो राइट। दिस कैरी द जीन्स एंड हेल्प इन inheritance और ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। अभी देखो, आपकी शक्ल कभी कभी हम बोलते हैं ना, इसकी शक्ल तो बिल्कुल इसके दादा जैसी है या इसके मम्मी जैसी है। कभी कभी पूरी शक्ल नहीं मिलती, या सिर्फ आँख या नाक मिलता है, या सिर्फ होंठ मिलते हैं। ऐसे बोलते हैं ना, इसका नाक बिल्कुल इसके पप्पा जैसा ही है। तो हम लोग जिस में से बनते हैं, वो इन्फॉर्मेशन, हमारी बॉडी की इन्फॉर्मेशन जो होती है, राइट, वो किस में होती है? जीन्स में। हाँ, पैंट नहीं, जीन्स की पैंट नहीं, राइट। हमारी बॉडी का जो एकदम छोटा सा पार्ट जो होता है, जो हमारी पूरी बॉडी की इन्फॉर्मेशन रखता है, फिर हमारे जैसे ही नई बॉडी उसमें से बनेगी, सेल में से। एक फ्लावर होता है ना, अभी देखो, आपने रोज़ फ्लावर का पौधा लिया या सीड लिया, बीज लिया, मान लो आपने बीज लिया, सीड रोज़ फ्लावर का, और उसको आप देखोगे उसमें आपको कहीं रोज़ दिखता है? नहीं दिखेगा। जब आप उसको मिट्टी में डाल दोगे, पानी दोगे, सनलाइट मिलेगा, तो थोड़े दिन बाद उसमें से पौधा बाहर आएगा, फिर उसमें पत्ते आएंगे, और फिर उसमें एक फूल आएगा। अभी एक फूल तो आएगा ही, साथ साथ दूसरे भी बहुत सारे फूल्स आएंगे, तो सभी फूल एक जैसे ही होंगे। कभी ऐसा हुआ कि आपने लगाया तो था रोज़ का बीज और उसके अंदर से सनफ्लावर उग गया? कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। सनफ्लावर का कलर कैसा होता है? येलो। कभी आपने देखा पिंक कलर का सनफ्लावर उगा हो? नहीं ना। तो ये जो सीड होता है उसका, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है उसकी। सर लेकिन रोज बहुत सारे कलर के होते हैं, पिंक, रेड होते हैं, रोज़ की बात होती है, मैं तो सनफ्लावर की बात बोल रहा हूँ। सनफ्लावर कभी भी पिंक कलर का होता है क्या? नहीं ना। तो उसका जो बीज होता है ना, उसके अंदर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई होती है कि अब जब ये मिट्टी में डाला जाएगा तो उसमें से लीफ कहाँ आएंगे, फ्लावर कैसा बनेगा, उसका कलर कैसा होगा, उसकी साइज़ क्या होगी। गुलाब मैक्सिमम से मैक्सिमम इतनी साइज़ का बड़ा होगा। कभी इतना बड़ा गुलाब हो सकता है क्या? नहीं ना। तो उसकी साइज़ कैसे फिक्स है? वो सीड के अंदर इन्फॉर्मेशन है कि अगर गुलाब उगेगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा, बड़े से बड़ा इतना बड़ा होगा बस। लेकिन आज की टेक्निक, जब हम आगे बढ़ चुके हैं साइंस में इतना सारा, तो लोग रिसर्च करते रहते हैं, रिसर्च करते हैं। अभी बहुत सारा रिसर्च ऐसा हो गया है कि तरबूज कैसा होता है जनरली, लेकिन जापान में तो चौरस तरबूज आते हैं, है ना। गोल तरबूज को किसी ट्रक में भर के जाना ना तो मुसीबत होती थी, इसलिए उन्होंने बोला अगर चौरस होते हैं तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख सकते थे हम। अभी ये गोल और लंबगोल शेप का होता है तो अच्छे से रह नहीं पाता, गिर जाता है नीचे। लेकिन अगर चौरस होता है तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख सकते हैं। तो उन्होंने टेक्निक की, जब थोड़ा सा उगने लगता है तो उसको एक छोटे से चौरस बॉक्स में पैक कर देते हैं, फिर जैसे जैसे उसकी साइज़ बढ़ती है तो वो अपने आप चौरस हो जाता है। तो अभी तो साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ती जा रही है, इतनी आगे बढ़ती जा रही है कि आप सोचोगे ना कि मेरे को सनफ्लावर ब्लैक कलर का चाहिए तो कर सकते हो। रोज़ मेरे को इतना बड़ा रोज़ चाहिए तो हो सकता है। हाँ, मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर हम केमिकल के साथ उसको चेंज कर सकते हैं, उसके इन्फॉर्मेशन को। सर अगर कभी फ्लावर का
तोड़ते नहीं है जनरली उसको हम क्या करते हैं कि कोई ऐसा दूसरा बीज होता है जिसका फ्लावर बड़ा होता है, फिर उन दोनों को मिक्स करवाया जाता है। अब जैसे देखो, एक जानवर होता है जिसको हॉर्स, घोड़ा, राइट, लेकिन घोड़े की हाइट बड़ी होती है थोड़ी सी, लेकिन हमें उसका शेप घोड़े जैसा चाहिए, लेकिन हाइट घोड़े जैसी नहीं चाहिए। तो एक आता है खच्चर। क्या आता है? खच्चर, जो ना तो घोड़ा होता है और ना ही गधा होता है, दोनों के बीच का होता है। दिखने में घोड़े जैसा, लेकिन हाइट बॉडी उसकी गधे जैसी होती है, राइट। सामान उठाने में काम आता है, तो खच्चर है ये, राइट। तो उसी तरह जब हम डिज़ायर्ड करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो अभी साइंस डेवलप हो गई है, माइक्रोस्कोप में देख देख के हम छेड़छाड़ करते हैं उसके साथ में, तो कभी कभी सक्सेस होते हैं हम और कभी कभी नहीं भी होते हैं। तो सक्सेस होते हैं तो क्या होता है कि आप बोलोगे कि मेरे को फ्लावर तो है ना सनफ्लावर का चाहिए, उसका शेप मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन सनफ्लावर के अंदर से खुशबू जो है वो गुलाब की आनी चाहिए। जब मैं सनफ्लावर को सूंघूं तो उसमें से गुलाब की स्मेल आनी चाहिए। तो अब ये पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है कि फ्लावर का शेप जो है वो सनफ्लावर का है, उसका कलर जो है वो लोटस का है, पिंक कलर का है, लेकिन उसको जब मैं सूंघता हूँ तो खुशबू मुझे गुलाब की आती है। तो अब ये पॉसिबल है, अब पॉसिबल है, हाँ। तो मार्केट में रोज़ नया साइंस में रोज़ नया डेवलप होता जाता है, और हम साइंस में अगर पढ़ते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।